नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि हम एक ये शो लेके आए हैं, हौसलों की उड़ान, कि हर रोज़ हम आपको चैंपियन खिलाड़ियों से रूबरू करवाते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सके, ये जान सके कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना टफ टाइम देखा है, कितना मुश्किल टाइम देखा है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो हम हर रोज़ आप सबको एक चैंपियन खिलाड़ी से मिलवाते हैं। तो एक पुरानी कहावत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाग्य ही बदल जाता है, भाग्य ही बदल जाता है अगर इरादा मजबूत हो तो, वरना तो कहते हैं ना कि भाग्य ही बदल जाता है अगर इरादा मजबूत हो, वरना ज़िंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देते देते। तो आज जिस खिलाड़ी से, जिस चैंपियन खिलाड़ी से हम आपको मिलवा रहे हैं, उन खिलाड़ी के बारे में थोड़ा सा तो उनके संघर्ष के बारे में मैं भी जानता हूँ, मगर उन्होंने बेइंतहा संघर्ष किया। और कहते कि घर वाले जब हम पैदा होते तो घर वाले हमें सिर्फ नाम देते हैं, नाम कमाना और बनाना हमें खुद ही पड़ता है। तो इस खिलाड़ी ने वैसा ही किया है, क्योंकि जिस खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं, खिलाड़ी और कोई नहीं, बिल्कुल इन्होंने काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया और ना स्टार्ट किया, फिर ये रेसलिंग की चैंपियन भी बनी। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, एशिया चैम्पियनशिप में, इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल जीते और तकरीबन 14-15 बार भारत की श्री बने। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप में हौसला है, आप में हिम्मत है, आपके इरादे मजबूत हैं, तो आपको आपकी मंजिल पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप सबको, आपको हर रोज़ बताता हूँ कि कहते हैं कि सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। क्योंकि सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर जो ठोकर लगती है अनुभव की, वो हम खा के सीखते हैं। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि अभी हम उस खिलाड़ी से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसका नाम है, तो अभी वो हमारे साथ होंगे, बस अब कुछ ही सेकंड में जुड़ने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। हेलो दिव्या। नमस्ते भैया। नमस्ते गुड़िया, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? सच बताऊं तो पेट से ही कर दी थी। हम्म। सच बताऊं तो पेट में थी तभी कर दी थी। मतलब वो कैसे? मेरे जो मेरे पापा है वो भी उस टाइम पे रेसलिंग करते थे और मैं पेट में थी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अभिमन्यु पेट में ही तीर चलाने सीख गया था, सब कुछ सीख गया था, ऐसे ही मैं पेट में सीख गई थी। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इसमें नई नई आई हूँ। और मैं सिर्फ मैंने कला, एक मेरा फेवरेट दाव है कला जंग, वो सिर्फ मैं देखती थी कि अखाड़े में सब मारे, पर लेकिन जब मेरी पहली बार कुश्ती हुई मैं आसानी से जीत गई। पहला दंगल में जीत गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहलवानी पेट में स्टार्ट हो गई थी। मुझे पेट में भी मेरे माँ पापा ने आराम से नहीं रहने दिया, भाभी मेरे से मेहनत करवाई। अच्छा दिव्या, आप मुझे बताओ कि आपकी जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही है, हाँ काफी जी। मुश्किलों से आप आगे आए हैं। तो आपका, आपके गांव का नाम कहाँ पड़ता? आपने कहाँ से, मतलब आपने शुरुआत की है? मेरा गांव यूपी की हूँ मैं। गांव पुरबालियान है, जिला मुजफ्फरनगर। तो हम्म। मैं एक छोटे से गांव से निकली हुई हूँ। और आज यहाँ तक पहुँचना मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए या मेरे माता पिता के लिए भी मतलब एक सपना सा है कि आज हम यहाँ पे पहुंच गए। और इतनी मतलब जो मेहनत करी थी वो सफल हो गई। पर लेकिन मैं भी बोलती हूँ कि अभी सफल नहीं हुई है, अभी ये स्टार्टिंग है बस। अभी तो अच्छा। अब तो बहुत कुछ देखना बाकी है आपको। आपने इतनी मेहनत करी है, पर लेकिन मैं भैया आपको बताना चाहूंगी कि जिस स्थिति में मैंने पहलवानी करी है, पहली बात तो कि मुझे पहलवानी नहीं कराने दे रहे थे। मतलब मेरे पापा ने देखा था, मेरे पापा जांग लंगोट का काम करते हैं, आपको भी पता है वो कितने अखाड़ों में जांग लंगोट बेचते हैं, आप तो जानते ही हो मेरे पापा को। तो मेरे जी। पापा देखते थे कि हरियाणा में लड़की इतनी पहलवानी कर रही है और मेरे भी लड़की है, मैं भी अपनी लड़की को पहलवानी कराऊंगा। मेरे पापा ने ऐसे सोचा। तो गांव में बात करी कि दिव्या को पहलवानी कराएंगे, पर लेकिन सब खिलाफ थे। कि एक तो बोलने लगे कि हम चौथी पीढ़ी है जो पहलवानी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई ने की, मेरे पापा ने की, मेरे दादा ने की और मेरे परदादा ने की। तो हमारे खून में ही पहलवानी है। पर लेकिन जो ये नई चौथी पीढ़ी चली है वो मेरे से चली कि एक लड़की ने पहलवानी शुरू करी।
तो मेरे दादा ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया, बोले नहीं दिव्या नहीं करेगी। और इसमें शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, और कॉस्ट्यूम का तो उस टाइम पे नहीं पता था कि कॉस्ट्यूम पहन के मैट पे भी लड़ा जाता है। तब तक तो यही था कि शॉर्ट्स वगैरह पहनेगी, पर लेकिन धीरे धीरे जब मैंने स्टार्टिंग कर दी और फिर पता चला कि मैट की भी कुश्ती होती है और उसमें कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, तो तब मेरी दादी ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया कि लड़कियों को ये किसने शोभा दिया है कि लड़की ये सब पहने। और मतलब क्योंकि वो तो हमेशा घूंघट पल्ले में ही रही है, और उनकी पोती ऐसे कॉस्ट्यूम पहनेगी तो उनको तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। पर लेकिन पापा ने समझाया कि आजकल की लड़कियां या फिर जो आप हुए, आपने उस टाइम पे चलो ठीक है कुछ सुविधा नहीं थी, आप कुछ नहीं कर पाए। मेरी दादी को समझाया, मेरी दादी समझ गई, फिर मेरी मम्मी को समझाया कि तुम कुछ नहीं बन पाए, पर लेकिन अगर हमारी बेटी कुछ बनेगी तो क्या हमारे लिए गर्व आप की बात नहीं है? लड़कों आपकी को सभी हल्की तरह के। आपकी हल्की हल्की आवाज कट रही है दिव्या। आपकी हल्की हल्की आवाज कट रही है। अब भी कट रही अभी है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, हाँ, क्लियर आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ जी। तो मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया रेसलिंग कराने के लिए, फिर लेकिन मेरे पापा ने समझाया कि हमारी लड़की कुछ करके दिखाएगी अगर हम उस पर विश्वास, लड़कों को कराते हैं, हमें विश्वास में लड़की के ऊपर। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है, बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा। बाकी आ रही है अभी। एक बार इसको सेट कर लो, अगर ये सेट नहीं है तो। हाँ, एक सेट कर लो, सेट कर लो, सेट कर लो। कर लो हाँ जी। आराम से। आ रही है भैया क्लियर अब कि नहीं? अभी आ रही है, अभी आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ जी। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ जी। तो फिर तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं लड़की को शोभा नहीं देता। फिर पापा ने समझाया कि मतलब तुम कुछ नहीं कर पाए, या फिर मेरे को पहलवानी कराई, पर लेकिन मैं इतने अच्छे इतने ऊपर स्तर नहीं जा पाया, नेशनली इंटरनेशनल नहीं खेल पाया, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी। पर लेकिन अगर हम चाहे अपनी लड़की को कुछ बना सकते हैं, और हरियाणा की लड़कियां इतना आगे बढ़ रही है, सब अपनी लड़की को पहलवानी करा रहे, फिर हम क्यों नहीं? तो चलो मेरी मम्मी ने भी हाँ कर दी, और मेरी फिर वहां से पहलवानी शुरू हो गई। पर लेकिन पहलवानी शुरू कराना बहुत आसान है, जैसे मेरे पापा ने सबको समझाया कि लड़की कुछ बनेगी ठीक है करवा दो, पर लेकिन उसके साथ डाइट कितनी जरूरी है। अगर कोई बच्चा पहलवानी कर रहा है, उसे रूटीन में डाइट देना भी बहुत जरूरी है। तो पहलवानी शुरू तो कर दी, पर लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे खून में ही पहलवानी है, तो मैं जितनी मेहनत मेरे गुरुजी बोलते थे, मेरे सर बोलते थे, मैं उससे डबल ही करती थी हमेशा। ये अपने पापा को भी बोलती थी कि मतलब आप मुझे बताते रह करो, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी करनी है। तो मेरे खून में ही पहलवानी, और मुझे मतलब प्रैक्टिस करने का बहुत चस्का था पहले से कि हाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस शुरू हुई तो काफी मतलब ठीक ठीक पहले मुझे इतना नहीं था प्रैक्टिस का, तो जब मैं कुश्ती में आई तब था। पर लेकिन उससे पहले जब हम दिल्ली में आए थे, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल भी भेजा था। तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरा भाई अखाड़े जाता था, पर कि पहलवानी करता था वो पहले से ही। तो मैं अब मेरे स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और मेरी टीचर मुझे रोज काम देती थी, स्कूल का होमवर्क जिसको बोलते हैं, ये देती थी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर कभी मैं मम्मी को बता दूं मैडम की तबीयत खराब है, कभी छुट्टी होगी, कभी लूज मोशन लग गए मैम को, उन्होंने छुट्टी कर दिया, इस करके रोज बोलती थी। फिर एक दिन मम्मी तो पीटते पीटते स्कूल ले गई मुझे, फिर मैं आ जाती थी एक दो चार दिन, ठीक जाऊं फिर आ जाऊं। फिर मम्मी ने कहा कि इसको मेरे पापा पहले ऐसे मजाक में शुरू करने के लिए बोला कि इसको ना ऐसा करो, इसको अखाड़े में ले जाओ, और जब इसको ऊपर से गिरेंगे ना ऐसे। मम्मी को भी इतना नहीं पता था कि पहलवानी में ऊपर से नहीं गिरते, वहां टेक्निक होती है, एक रूल होते हैं, ऐसे किसी को चोट नहीं मारते। तो पापा ने कहा ठीक है ले जाता हूँ। पर लेकिन मुझे कुश्ती में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, मैं मतलब इतने अच्छी मुझे इतनी पसंद आई। तो जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मुझे काफी अच्छा लगा, और फिर मजाक मजाक में मेरी पहलवानी पहले तो मजाक में शुरू हो गई थी। फिर जब उन्हें दिखा कि मैं अच्छा करने लग रही हूँ, तब फिर मेरे गांव वालों को ऑब्जेक्शन हुआ था, या मेरे दादा दादी को ऑब्जेक्शन हुआ था कि हाँ नहीं करानी, फलाना ढीड़ा। पहले तो मजाक में शुरू होगी, पर लेकिन मेरे पापा को लगता था कि हाँ मैं कुछ बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे चाल चलन और खाना पीना और मतलब हर एक मैं पहलवान जैसे ही था मेरे में। फिर जैसे पहलवानी स्टार्टिंग कराई तो आपको तो पता ही है, और
सबको पता है कि मैं कितने नीचे इस स्तर से आई हूँ। मतलब हमारे पास कभी ऐसा होता था कि दूध भी नहीं होता था, घी भी नहीं होता था। घी तो बहुत बड़ी बात है, अगर दूध ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं होता था, पर लेकिन प्रैक्टिस में पूरी करती थी। और मेरे पापा अखाड़ों में जांग लंगोट बेचते थे, तो इतना बेनिफिट नहीं हो पाता था क्योंकि हम तीन थे, मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई, तो सबका खर्चा नहीं हो पाता था उस टाइम पे। तो पर लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त थी, मतलब खेल में ही मैं 2-3 घंटे तो तभी कर देती थी। ढेकली मारना, उठा बैठी, दंड, कुछ ना कुछ लगी रहती थी। तो आपने तो रेसलिंग करी, आपको पता है अगर डाइट नहीं मिलेगी तो चक्कर आने स्टार्ट होंगे या फिर मतलब तबीयत खराब होगी। तो मेरा वो सब होने लग गया। फिर पापा ने गांव में से ब्याज पे पैसा लिया और मेरे गांव वालों ने इतनी हेल्प करी है। पहले तो मना कर रहे थे और फिर जब उन्हें दिखा मैं बनने लग रही हूँ, उन्होंने मेरे पिताजी को ब्याज पे पैसा देना शुरू कर दिया कि लो और आप अपनी लड़की को कराओ। और पापा ने कितनी जगहों से मेरे लिए पैसा लिया। तो फिर मेरी ऐसे रेसलिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। अच्छा दिव्या, मुझे ये बताओ कि मैं जानता हूँ कि काफी संघर्ष भरा रहा है आपका ये सब कुछ, कि जी, आपने पहले पहलवानी की शुरुआत किस अखाड़े से की? पहले जो पहलवानी की मैंने शुरुआत करी थी वो गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा है, मैंने वहां से स्टार्टिंग करी थी। मैं बहुत छोटी थी। खड़े के पास हमारे जो काठमंडी में है? खड़े के पास अखाड़ा था गुरु राजकुमार। अच्छा, गुरु राजकुमार के उधर, जो काठमंडी में खड़ा है, हाँ जो जी, काठमंडी जो काठमंडी में खड़ा है वहां पे? गुड़ मंडी में, गुड़ गुड़ मंडी में। मंडी, गुड़ मंडी, गुड़ हाँ मंडी में। जी, हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी जो जांघिया और लंगोट बेचते थे अखाड़ों में जा जाकर, तो फिर जब आप इतनी मेहनत करते थे, जब आपको डाइट नहीं मिलती थी, तो आप क्या करते थे? मैं फिर मेरे को ना दंगल लड़ाने स्टार्ट कर दिए पापा ने। तो अच्छा। मतलब पापा दंगलों में जाते, हमारे साथ ही जाना शुरू कर दिया। और जब मैं पहला दंगल लड़ी तो मेरी एक पहले लड़की के साथ कुश्ती हुई थी, सबसे फर्स्ट कुश्ती हुई थी मेरी अखाड़े में। तो बहुत छोटी थी मैं, ऐसी मेरी कुश्ती होगी जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने कलाजंग पे वो लड़की चित करी थी, जो मैं सिर्फ दांव देखती थी, तब तक स्टार्टिंग नहीं करती, सिर्फ दांव देखती थी। और मैंने उसी दांव पे उस लड़की को चित कर दिया था। और वो लड़की 2-3 साल से पहलवानी करी थी, प्रियंका नाम था उनका, और मैंने उनको हराया था। फिर जो मैंने दूसरा दंगल लड़ा वो मैंने एक लड़के के साथ लड़ा था रामपुर गांव में। तो वहां पे मेरे पे 3,000 रुपए आए थे। और दंगलों से ही फिर हमारे घर का थोड़ा खर्चा चलने लग गया था, क्योंकि मेरे पापा जान लंगोट बेचते थे पर इतना बेनिफिट नहीं हो पाता था। ठीक है, काम चल रहा है पर, और दूसरा ये भी बेनिफिट था कि पापा हमारे साथ ही रहते थे फिर हर जगह दंगलों में जाना। और छोटे छोटे गांव में जहाँ भी दंगल होते थे वहां पे पापा थोड़ी बहुत जांग लंगोट भी बेचते थे और हम दंगल लड़ते थे, मैं और मेरा बड़ा भाई। तो हमारा सही फिर खर्चा निकलने लग जाता था। देख, अच्छा ये बताओ कि आपने पहला कंपटीशन कब खेला, मैट वाला? मैंने सबसे पहले मैंने कंपटीशन खेला 2011 में, नेशनल खेला था, स्कूल नेशनल। अच्छा, तो और क्या रहा उसमें? वहां पे मेरा ब्राउन्स मेडल आया था और मैं इतनी रोई थी बहुत ज्यादा कि मेरा गोल्ड मेडल क्यों नहीं आया। मतलब ये खुशी नहीं हुई कि मैं पहली बार नेशनल में आई हूँ। और हुआ था क्या, मैं 2010 में भी स्टेट में फर्स्ट आई थी, तो मुझे लेके नहीं गए थे, बोले बहुत छोटी हूँ मैं। तो मैं इतना रोई 2010 में। और मैंने आपको बता रही हूँ इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, पर लेकिन 2010 में मैं, पापा ने कहा ऐसे स्कूल स्टेट है लड़ना है। मैंने कहा हाँ जी जो भी होता है। मतलब मैं दंगल लड़नी स्टार्ट कर दी 2010 में मैंने। तो 2010 में फिर मैं स्टेट भी लड़ी थी, मैं फर्स्ट आई थी, पर लेकिन मुझे लेके नहीं गए थे, बोले बहुत छोटी है। मुझे इतना रोना आया बहुत ज्यादा। फिर चलो 2011 में मैंने बोला अब तो बड़ी हो गई, अब तो प्लीज ले चलो। मैं तब भी फर्स्ट आई स्टेट में। और नेशनल में मैं फाइनल में जाते जाते रह गई। मतलब मुझे थोड़ा दंगलों का शौक था ना, तो मुझे लगा कि मुझे चिट ही करना है बस। मतलब पापा ने बताया था कि पॉइंट वगैरह ऐसे, थोड़ा इतना ज्ञान हो चुका था। पर लेकिन मैं सोच रही कि कोई ऐसा दाव मारू कि चित हो जाए, बल्कि मेरे पॉइंट ज्यादा थे तो मैं अपने दाव में ही चित हो गई। और मैं फिर थर्ड के लिए लड़ी, मैं थर्ड आई, पर लेकिन मैं इतनी रो रही बहुत ज्यादा। फिर पापा ने समझाया कि और लड़कियों के तो ब्राउन्स मेडल भी नहीं आए। जो हमारे दिल्ली के मैं पर नेशनल दिल्ली से लड़ी थी, तो दिल्ली की जो और लड़कियां जा रही थी कितनों के मेडल भी नहीं आए थे। फिर पापा ने मुझे समझाया कि पहला मेडल आया, इसका सम्मान करना चाहिए। फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर 2012 में मैं फिर नेशनल लड़ी, स्कूल नेशनल, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। और फिर 2013 में लड़ी मैं, उसमें फिर मेरा गोल्ड मेडल आया। वाह। और फिर मेरी ऐसी
वेट भी बढ़ता गया और तरक्की भी होती गई। मैं पहला नेशनल लड़ी थी 48 केजी में 2011 में, दूसरा नेशनल लड़ी थी मैं 58 केजी में 2012 में, और तीसरा नेशनल लड़ी थी मैं 72 में। 72 kg में। हाँ जी, अच्छा। देखो आप खुद सोचो कि हमारे डाइट कितनी सुविधा नहीं थी, पर लेकिन पापा ने मेरा हर साल 10 किलो वजन बढ़वाया। तो बाप, क्योंकि हेड्स ऑफ पापा को आपके पता पापा है का। कि अगर वेट बढ़ा रहेगा हाइट भी बढ़ेगी, और बड़े बड़े थोड़ा बड़े वेट में थोड़ा कम भी कंपटीशन रहता है। और अगर मैं बचपन से वजन घटाना स्टार्ट कर दी तो मेरी हाइट भी नहीं बढ़ती। तो फिर पापा पहले से ही मेरा वेट अप लेके चले, और 2013 से 2019 तक मेरे लगातार नेशनल में गोल्ड मेडल आए हैं। अब जो जलंधर में नेशनल हुआ था बस सिर्फ मेरा उसमें सिल्वर मेडल है, नहीं मेरे सब में गोल्ड मेडल है। अच्छा, मतलब सीनियर नेशनल में या जूनियर में या किस में? स्कूल नेशनल में भी फिर मैं 3 लड़ी, उनमें भी गोल्ड है। रूरल 3 लड़ी थी 2013 के बाद, उसमें भी गोल्ड है। लगातार 3 सब जूनियर लड़ी, उसमें भी गोल्ड आए। लगातार 4 जूनियर लड़ी, उसमें भी गोल्ड आए। और नेशनल 2 लड़ी हूँ, एक में गोल्ड आया था, एक में सिल्वर। अच्छा। अच्छा, मुझे बताओ कि आप पहली बार बाहर कब गए, मतलब इंटरनेशनल कब बने पहली बार? मैं पहली बार इंटरनेशनल धोखे में ही बन गई थी 2013 में। मतलब धोखा ऐसा, मुझे पता नहीं था कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट आ गई तो मैं विदेश में जाऊंगी। मैंने कहा पापा मुझे भगा रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब कोई टॉप कॉम्पिटिशन दिखता था तो पापा मुझे बोलते थे कि मैं 100 रुपए दूंगा तेरे को, चाहे मेरे पे 8,000 आए या 10,000 आए, मैं एक भी रुपया नहीं लेती थी पापा से। मैंने कहा मैं घर का खर्चा चल जाएगा ऐसे करके। पर पापा मुझे फिर भी थोड़े बहुत 10-20 रुपए दे देते थे। तो अगर पापा कोई अगर तगड़ी कुश्ती फंस रही है तो पापा बोलते थे बात सुन, कुश्ती जीत जा, सारे पैसे तेरे। पापा ऐसे बोलते थे। तो पापा बोले कि यहाँ पे अगर फर्स्ट आ गई ना तो पागल तू इंटरनेशनल हो जाएगी, विदेश में जाएगी। मैंने कहा पापा हमेशा झूठी बोलते रहते। मैंने कहा 500 रुपए दे देना मुझे बस। पापा बोले ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट आ गई फिर पापा ने मेरी कसम खाई कि तू सच्ची में इंटरनेशनल हो गई। और हमारी डायरेक्ट टीम जा रही थी, उस टाइम पे ट्रेल नहीं थी 2013 में, क्योंकि सिर्फ 10-12 दिन थे। तो मैं जब ये पहली बार इंटरनेशनल हुई मैं बहुत खुश हुई। नेशनल में गोल्ड आया पहली बार, सब जूनियर में उसकी इतनी खुशी नहीं हुई। और जब मुझे पता चला कि मैं विदेश जाऊंगी, मैं वही पापा गले रख के रोने लग गई बहुत ज्यादा, कि मैं प्लेन में जाऊंगी। मैं ऐसा करके बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर लेकिन मेरा क्या बोलते हैं पासपोर्ट नहीं बन पाया था। पर लेकिन बहुत जल्दी जल्दी दीपक अंशु अंकल है हमारे, उन्होंने और मेरे पापा ने इतनी जल्दी मेरा पासपोर्ट बनवाया। और जब मैं पहली बार प्लेन में बैठी तो मुझे मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा, अपनी पिछली जर्नी के बारे में सोचा कि मैं एक गांव से निकल के यहाँ पे आई हूँ। मेरे गांव में लड़कियां पढ़ने के लिए मतलब गांव से बाहर भी नहीं भेजते, बोलते हैं कि 8वीं 10वीं तक जो वहाँ पे स्कूल बन रहा है सिर्फ वहीं तक जाना है, उसके बाद 1-2 साल बाद शादी कर देंगे। पर लेकिन मैं गांव से निकली, दिल्ली से निकली, और मतलब अब देश से बाहर आई हूँ मैं कुश्ती लड़ने। तो मैं बहुत उस टाइम पे अपने आप को प्राउड फील कर रही थी कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुश्ती जैसा गेम मुझे चुनवाया। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा उसको उसके हाथ में जो भी दे देंगे वो उससे खेलने लग जाता है। तो मेरे पापा ने मुझे ये लाइन दी कुश्ती की, इसलिए मैं इसमें आ पाई। तो उस टाइम पे मेरे आंख में बहुत ज्यादा मतलब वो खुशी के आंसू थे अपने पापा को लेके कि मेरे पापा ने मुझे यहाँ तक आज पहुंचा दिया। और मैंने उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे मम्मी पापा का नाम और अपने गुरु का नाम रोशन करना है, बहुत मेहनत करनी है, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और ऊपर जाना है। उस दिन मैंने ठान लिया था। पहले मुझे इतना ये नहीं था कि हाँ मुझे ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक का इतना 2013 तक नहीं था मुझे। पापा बोलते थे कि हाँ ओलंपिक जाना है, पर लेकिन मुझे इतना चस्का नहीं था ओलंपिक का। मुझे यही नहीं पता था इंटरनेशनल होते तो विदेश में जाते हैं। पर लेकिन जब मैं पहली बार इंटरनेशनल हुई तो तब से मुझे कुश्ती का और ज्यादा चस्का चढ़ गया, और मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको कब लगा कि अब आपकी जिंदगी चेंज हो गई है, कि मतलब अब लगा कि भैया अब मेरी जिंदगी बदल गई है, कब ये महसूस हुआ आपको? ये हो तो तभी गया था जब मैं पहली बार इंटरनेशनल हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। पर लेकिन दंगल लड़ती थी मैं थोड़ी पहले मजबूरी के कारण लड़ती थी। फिर कि मजबूरी ये थी कि पैसा नहीं है घर में, तो कभी कभी ऐसा होता था ज्यादा दंगल लड़ने पड़ते थे तो मैं बहुत। और जब हम ट्रेन के लिए इतना खर्चे मतलब पैसा नहीं होता था कि रिजर्वेशन करवा सके, तो टॉयलेट के साइड में जो मतलब ऐसे गेट होता है वहां पे हम चादर वगैरह ऐसे बिछा के लेटते थे। तो मैं ऐसी सोचने लगी कि मैं पहलवानी कर रही हूँ, और अब तक मुझे कोई सब मतलब 2014 की बात है, इंटरनेशनल होने के बाद भी मैंने कहा अब तक मेरा कोई ऐसा मेरे पे पैसे नहीं आए या फिर मेरे
ऐसे कुछ सपोर्ट नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं मतलब बहुत, मैं उस टाइम पे बहुत मायूस हो गई थी कि ये क्या जिंदगी है, दंगल लड़ना और इधर उधर घूमना। 5,000 रुपए आते, 10,000 रुपए आते हैं, वो तो हमारे घर की डाइट में निकल जाते हैं, मतलब मेरी डाइट में निकल जाते हैं। पर लेकिन नहीं, मैंने पापा को ये बात बोला, मैंने कहा पापा जी मैं आज बहुत परेशान हूँ, और मतलब इतना मेहनत करते करते मतलब 4-5 साल तो मुझे हो ही गए, और तब भी मैं ट्रेन में ऐसे धक्के खा रही हूँ, मैं दंगल लड़ती फिर रही हूँ। फिर पापा ने समझाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और तेरी ये परीक्षा ही चल रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर तू दंगलों में लड़कों को बायफाल चित करेगी तभी तो तू मैट की कुश्ती इतनी आसानी से निकाल पा रही, नहीं तो पॉइंटों का तुझे इतना ज्ञान ही नहीं है। ये सब भी समझाया। पर लेकिन 2015 में एशियन चैंपियनशिप था, वो इंडिया में ही था, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो तब से मेरी जिंदगी थोड़ी स्टार्ट, मतलब अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी कि हाँ, मैं उस टाइम पे खुशी में पहलवानी करने लग गई थी, कि मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे 1-2 कंपनी ने स्पॉन्सर कर लिया था, और फाइनेंशियली भी हम थोड़े ठीक हो चुके थे, थोड़ा बहुत पैसा भी आ गया था। तब मैंने ये सोचा कि अब मुझे अच्छे से खुश होकर पहलवानी करनी है, किसी के दबाव में नहीं करनी, मुझे घर के लिए पैसा नहीं कमाना है। तो तब मेरी थोड़ी पहलवानी स्टार्ट हो गई। फिर जहाँ थोड़ी खुश हुई वहीं फिर प्रॉब्लम आ गई। 2016 में फिर मेरे नी में इंजरी हो गई। तो 2015 में गोल्ड मेडल के बाद जो पैसा आया था फिर वो मेरी इंजरी में जाने लग गया। मैं मुंबई गई, फिर मुंबई में मतलब काफी पैसा लगा मेरे ऊपर, फिर फिजियोथेरेपिस्ट ये सब चला। फिर मैं बहुत निराश हो गई कि इतनी प्रैक्टिस करी थी, अब मैं वापस से बैक हो गई हूँ, और क्या बोलते हैं, सब लड़कियां मुझसे आगे निकल जाएंगी ऐसे करके। पर लेकिन 2016 के लास्ट में मैंने फिर स्टार्टिंग करी कि नहीं, अब मेरा पैर ठीक हो चुका है और मुझे जबरदस्त मेहनत करनी है। और 2017 में आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा जूनियर भी स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरा सब जूनियर फिनिश हुआ था, और मेरा, हाँ 2016 में मेरा सब जूनियर फिनिश हुआ था। 2017 में मैं नेशनल भी नहीं लड़ी थी जूनियर का, और मैं सीनियर में पार्टिसिपेट किया था, और मैं सीनियर में फर्स्ट आई थी। सीनियर की ट्रायल में मैं फर्स्ट आई, और मैं एशिया चैंपियनशिप जो इंडिया में ही हुआ उसमें मेरा फिर सिल्वर मेडल आया था सीनियर में। और हाँ जी। और मतलब घरकों के ऊपर बहुत कर्जा था मेरी वजह से, वो तो नहीं उतरा था 2016 तक, 2017 तक नहीं उतरा था। 2017 में फिर दंगल हुआ अंबाला भारत केसरी, 1 करोड़ का जो होता है। तो उसमें बताया गया कि जो पहलवान फर्स्ट आएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम राशि मिलेगी। तो मैं इतनी खुश कि मतलब 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर मैं फर्स्ट आ गई, ये क्या हो गया। फिर मुझे ये था कि मेरे पे इतने पैसे तो कभी आ नहीं सकते, क्योंकि मैं मतलब 7 साल हो गए मैं अब तक पहलवानी कर रही हूँ, अब तक मेरे पे इतने पैसे नहीं आए, तो इतने तो मेरे पे नहीं आ सकते। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था। पर मेरे पापा ने बताया कि इतने बड़े बड़े दंगल भी होते हैं, तू कल को कॉमनवेल्थ लड़ेगी तब तेरे पे लाखों रुपए भी आएगा, और ये मत सोच कि तुझे मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता, अगर तू फर्स्ट आएगी तेरे को मिलेगा। तो फिर पापा ने मतलब थोड़ा मुझे इमोशनल किया। पापा बोले अगर तू फर्स्ट आ गई तो घर की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात की और भी अच्छा हो जाएगा। पापा ने मुझे ऐसे बोला। फिर मैंने कहा अब मुझे जीतना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। और आप सच्ची में यकीन नहीं मानोगे कि 12-0 से मैं वो फाइनल की बाउट जीती थी, और बाय फॉल चित किया था मैंने उस लड़की को। फाइनल में कौन था आपके साथ में? फाइनल में पिंकी है, एक लड़की हरियाणा की। उस टाइम पे वो अच्छा। अच्छी थी, मतलब अब भी अच्छी है। तो वो सीनियर थे और मैं जूनियर थी, और मैंने इतनी फ्री माइंड, मतलब जबरदस्त पब्लिक देख रही है, इतनी पब्लिक थी वहां पे। तो वो हरियाणा में था, तो हरियाणा के मतलब बहुत ज्यादा आवाज गूंज रही थी। और मैं मतलब यूपी की, तो जिस स्टेट में होएगा सब अपने उसका ही वो करेंगे। पर लेकिन वही मैं जिस टाइम पे कुश्ती लड़ती हूँ मुझे ज्यादा आवाज अपोनेंट्स की आती है कि अपोनेंट्स को सब फेयर अप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं मतलब बहरी हो जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं दे रहा। और अगर मुझे सुनना भी है तो मैं सोचती हूँ ये सब मुझे बोल रहे हैं कि ये दिव्या चल चल, मैं ये सोचने लग जाती हूँ। तो मेरी पावर और बढ़ जाती है, और मैंने 12-0 से वो कुश्ती फिनिश करी और बायफाल चित किया, और 10 लाख रुपए की इनाम राशि जीती मैंने। वाह। तो मुझे ये बताओ कि आपने पहली बार भारत केसरी कब बने आप? पहली बार भारत केसरी में शायद 2013 में बनी थी। 2012 में बनी थी मैं राजस्थान केसरी। और 2000 नहीं, हाँ 2012 में बनी थी। 2012 के लास्ट में दिसंबर में बनी थी मैं पहली बार राजस्थान केसरी। वहीं से मेरे सारे टाइटल स्टार्ट हो गए थे, और मैं अब तक 14 टाइटल जीत चुकी हूँ।
जिसमें वाह। 7-8 भारत केसरी के हैं और एक राजस्थान केसरी का। जम्मू कटरा केसरी जीती हूँ मैं, और यूपी केसरी बनी हूँ, दिल्ली केसरी बनी हूँ। तो फिर तो मेरी स्टार्टिंग 2012 से भारत केसरी लड़ने की स्टार्टिंग हो चुकी थी मेरी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जब कॉमनवेल्थ में मेडल जीता, क्योंकि कॉमनवेल्थ में जो आपका वेट था वो काफी टफ था, जी। उसमें मुकाबला अच्छा था, तो फिर कैसा लगा आपको? पहले तो यही था कि मेरा क्वालिफाई हो जाए। बस मुझे ये था कि भगवान कैसे भी करके मैं इंडिया से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि फिर तो मुझे 2-3 महीने मिल रहे थे कि हाँ मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि 17 के लास्ट में मतलब 29 दिसंबर को शायद हमारी ट्रायल हुई थी, और मतलब टीम जानी थी मार्च में, तो 3-4 महीने थे मेरे पास अच्छे। तो फिर मुझे बस ये था कि पहले मेरा सिलेक्शन हो जाए। और 68 के, जैसे कि आपको पता है कि बहुत हार्ड वेट है। पहली बात तो इंडिया से ही निकलना काफी टफ था, और मेरे वेट में 10 से 11 लड़कियां थी, और सारी बाउट मेरी ऐसी हुई कि मैं कोई 5 सेकंड में जीत रही हूँ, कोई 4 सेकंड में जीतती हूँ, और एक बाउट 10 सेकंड में जीती थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरी 3 से 4 कुश्ती हुई थी। और जिस टाइम पे मेरी कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल आने वाली थी, उससे 10-15 दिन पहले मैं सुबह के टाइम सोती थी और रात के टाइम सोती, तो मुझे लगता था कि शाम ही हुई है, और सुबह उठती तो मुझे लग रहा था शाम है। मतलब पता ही नहीं रहता था कि शेड्यूल चल क्या रहा है। हर टाइम ये कि हाँ क्वालिफाई करवाना है, क्वालिफाई कराना है। और भगवान ने पूरा साथ दिया। मेरा क्वालिफाई हुआ। और फिर जब मैं पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गई और मुझे ब्लेजर मिला, मतलब मेरा एक सपना था। जब से मैंने मिल्खा सिंह जो मूवी बनी है, भाग मिल्खा, तो जब से मैंने ये मूवी देखी थी मैं काफी मोटिवेट हुई थी। तो जब जिस टाइम पे मुझे पता चला कि ब्लेजर मिल रहा है ऐसे ऐसे करके, और मैं काफी खुश हो गई। और जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स में गए, मतलब एक सब कुछ सपने की तरह चल रहा था कि मैंने कभी 2014 में, 2010 में कॉमनवेल्थ खुद दिल्ली में देखने गई थी। 2010 में मैं कॉमनवेल्थ, 2014 में मैंने टीवी पे देखे थे, और आज मैं मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जा रही हूँ। तो हर मोमेंट ही मेरी ऐसी रही है कि मतलब ये नहीं हो सकता कि ये सबसे बेस्ट मोमेंट है। मैं जब पहली बार प्लेन में बैठी थी वो भी मेरी सबसे बेस्ट मोमेंट है। पहली बार एशियन गेम्स में जाती वो भी सबसे बेस्ट मोमेंट है। जब मैं कॉमनवेल्थ में गई और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आया तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ मैं आज इस स्टेज पे खड़ी हूँ जिसके लिए सब सपने देखते हैं, और आज मेरे मम्मी पापा का सबका ये सपना पूरा हुआ है। अच्छा, जब आप पहली बार जहाज में बैठे तो आप खिड़की वाली सीट पे बैठे थे या इधर वाली सीट पे बैठे थे? क्योंकि जब मैं पहली बार बैठा था तो खिड़की वाली सीट पे बैठा था, रिक्वेस्ट मुझे करके। भी खिड़की वाली सीट ही मिली थी जब मैं पहली बार बैठी थी। पर लेकिन ना हुआ क्या, रात हो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब ऊपर को हुआ ना तो ऐसे कुछ हलचल सी हुई, तब मैं बहुत तेज चिल्लाई थी और सब मुझे ही देख रहे थे। पर लेकिन मैं इतनी खुश थी उस टाइम पे, और मैं सोच रही, मैंने कहा सही मजे आ गए। मैं क्या करूं, मैं तो उड़ गई ऐसे करके। और जब नीचे देख रही थी सारी बत्ती जल रही थी, मैंने कहा ओहो हमारा इंडिया कितना बड़ा है। मैं तो सोचती थी छोटा ही है, पर लेकिन ये तो इतना बड़ा, इतना मतलब अंधेरे और तो छोटी छोटी मिंदी मिंदी लाइट जल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। मेरे पास फोन भी नहीं था पहली बार कि मैं फोटो खींच लूं। 1,000। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं 12वीं देश में गई ना तो 1,000 रुपए लेके गई थी, और मेरी मम्मी बोली गलत खर्च नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं बोल रही ठीक है ठीक है। और जो और लड़कियां थी, कोई 10,000 रुपए लेके जा रहा है, कोई 15,000 रुपए लेके जा रहा है। और आप सच में मैं उस टाइम पे थोड़ी मतलब नर्वस सी हो गई कि इन पे इतने पैसे है और मैं 1,000 रुपए लेके जा रही हूँ, और उसमें मेरी माता ने मुझे ये समझा के भेजा है कि गलत खर्च नहीं करने। तो मैंने कहा मैं, और सब फिर मतलब सबके मेडल आ चुके थे, जिसके जिसके नहीं भी आए थे तो सब कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं खरीदा। मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं लूंगी, ये मेरे किस काम का, ये मेरे किस काम का। मैं ऐसे कर करके वो 1,000 रुपए भी वापस ही ले आई थी। और जब मैं दूसरों को देख रही थी वो ऐसे खरीद रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, सबका दिन आता है। आज मैं विदेश में आई हूँ तो मैं अब की बार मेडल लेके जा रही हूँ। अगली बार आऊंगी क्या पता मैं 10,000 रुपए लेके आऊँ, 15,000 रुपए लेके आऊँ। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए मेडल है, मैं मेडल लेके जा रही हूँ तो मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ। वाह। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और जब मेडल आया था ना तो एक ऐसा करके मतलब कोई पट्टा सा था, वो मतलब उस पर हम्म। लिखा था ऐसा करके, हाँ। तो मतलब वो मैं लेके गई। और जब मेरे से कोई पूछ रहा कि विदेश से क्या लेके, मैंने कहा ये लेके आई हूँ, ये $10 की है, $15 की है। मैं ऐसे उनको बोल रही कि इतने डॉलर का मिला। और मैंने डॉलर भी नहीं, मतलब एक भी डॉलर नहीं लिया। पर लेकिन जब मैं अगली बार गई, मैं सोच रही कि अब तो मैं थोड़ी बड़ी पहलवान हो गई, मम्मी पापा ज्यादा पैसे दे के भेजेंगे।
उन्होंने तभी मुझे 1,000 रुपये दे के भेजा, फिर मैं खर्च करके आई थी वो। अच्छा मुझे ये बताओ दिव्या कि आपने एशियन गेम्स से मेडल जीता, क्योंकि एशियन गेम्स काफी बड़ा टफ कंपटीशन होता है कुश्ती का। जी जी तो जी। उसमें उसमें कैसा कैसा रहा आपका जब ये एशियन गेम्स में मेडल आना? मतलब मैं, मेरा भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव है, मतलब मैं भगवान जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, बजरंग बली को, कि जो मुझे आज यहाँ तक लेके आए हैं, मतलब उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मेरा क्वालिफाई, पहले तो सिलेक्शन हुआ, वो भी बहुत टफ था। 68 kg वेट बहुत हार्ड है, क्योंकि 62 के बाद सीधा आता है 68, और 68 के बाद आता है 76। तो 65 वाले भी 2-3 किलो बढ़ा के 68 में आते हैं। 68 वाले तो है ही जो 68 में लड़ते हैं, और 72 के भी ज्यादातर 68 में ही आते हैं, कि हाँ 2 kg घट जाएगा और 2 किलो की छूट होती है। तो बहुत कम टफ कंपटीशन था। चलो मेरा वहां पे तो सिलेक्शन हो गया, पर लेकिन एशियन गेम्स जाने से 10 दिन पहले मेरे पैर में इंजरी हो गई, और इंजरी ऐसी कि मुझसे चला ही ना जाए बिल्कुल भी। और मेरा वेट भी थोड़ा 1-2 किलो फालतू। मैं इतनी रो मैंने कहा, मेरा सपना था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स दोनों में लगातार जाऊं और मेडल लेकर आऊं। मैंने कहा भगवान जी ये क्या हो गया, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी उस टाइम पे, मुझे नींद भी ना आए, 10 दिन रह रहे। और मेरा वेट तो ऐसी, मतलब परेशानी में ही घट गया, 67 kg आ गया था मेरा वेट, और 68 में लड़ना था, और भी नीचे आता रह रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि लड़ूंगी कैसे, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। पर लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने भगवान पे यकीन किया कि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, क्या पता ये मेरी एक परीक्षा हो। और सच में ऐसा हुआ कि मेरे मेरे मतलब सब बोलते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, और मेरी टाई मतलब हल्की डली थी उस टाइम पे। और मतलब ऐसा चक्कर भी घूमा कि पहली कुश्ती मेरी पहली मेरी बाय थी, दूसरी मंगोलिया के साथ हुई, और तीसरी मेरी ताइपाई चाइना के साथ थी। और मैं जब तीसरी कुश्ती, मुझे ये था कि एक कुश्ती के बाद फाइनल थी सीधा, या फिर थर्ड के लिए थी। तो बस मुझे उस टाइम पे एक ही मतलब पूरी अच्छी तरीके से बाउट लड़नी थी। तो मैंने वो पूरी जुदाई करके लड़ी, और वहां पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष करना था, या तो मतलब मैट पे जाकर करना था, या फिर जो मेरे चोट लगी थी उसमें करना था। कहीं ना कहीं मतलब भगवान का ये था कि हाँ थोड़ा परेशान करना ही है। तो वहां पे मेरे चोट लग गई थी, पर लेकिन तब भी मैंने संघर्ष किया पूरा, ये कि हाँ बस मुझे लड़ना है, चाहे मेरी बाउट किससे भी आ जाए। मैं मंगोलिया के साथ भी काफी टफ बाउट चली थी मेरी, और ताइपाई चाइना के साथ तो खैर मैंने 10-0 से बाहर कर दिया था पहले ही राउंड में। अच्छा मुझे ये और मेरा बताओ कि ब्राउन्ज मेडल आया। हाँ जी। आपने बहुत प्राउड फील करवाया। अभी ओलंपिक क्या ओलंपिक की क्या तैयारी है आपकी? ओलंपिक की मेरी काफी फुल तैयारी चल रही है, कि मैं अपनी तरफ से कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और अभी मेरा क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाई के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अभी ट्रायल होनी थी अभी, जो कि मार्च में होनी थी हमारी ट्रायल। पर लेकिन कोरोना वायरस, आपको पता है कोरोना वायरस फैल चुका है, तो इसलिए हमारी अभी कैंसिल हो चुका है। मतलब 2020 तो कैंसिल हो चुका, 2021 में होएगा। तो उसके लिए मेरी मेहनत अभी से पूरी है, जितना भी हो पा रहा है ना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, और घर पे ही मैं अपनी अच्छी ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि आप टिकटॉक पे बहुत वीडियो बनाते थे, आपने जी जी टिकटॉक जी। को अनइंस्टॉल कर दिया और बोला कि भैया ये जो बाहर का सामान है, तो ये कैसे कैसे आपके मन में आया, कैसे आपने किया? ये मेरे मन में ऐसा आया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब स्वदेशी अपनाने को कहा है। और मैंने मतलब अपने मन से मैंने डिलीट किया है, मेरे को किसी ने बोला, मैंने इस चीज से डिलीट नहीं किया। मैंने एक तो उनके असूलों पे मैं थोड़ा चलती हूँ, और थोड़ा मैंने इस वजह से किया है कि कोरोना वायरस चल रहा है, पूरे ऑल वर्ल्ड में चल रहा है, इसकी वैक्सीन कोई नहीं बना पाया अभी तक, हमारे इंडिया नहीं बना पाया, कोई बाहर के देश नहीं बना पाए। तो हम अपने आप को कहाँ से कमजोर समझते हैं? अगर वो पावरफुल होते तो अब तक बना लेते, अब तक वो ठीक भी हो जाते, तो क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं? तो हम अपने आप को पहले से बहुत कमजोर मानते हैं कि बाहर विदेश वाले काफी मतलब उनमें दिमाग है, या फिर बाहर विदेश वाले मतलब काफी अच्छी प्रोडक्ट निकालते हैं, काफी अच्छी चीजें निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं देख चुकी हूँ। और अगर ऐसा होता तो वो अब तक वैक्सीन निकाल चुके होते। तो मैंने ये सोचा है कि हम जो बाहर विदेश का ये जिस चाइना से टिकटॉक आया है, सब इसको इतना यूज कर रहे हैं, इतना मैं खुद यूज कर रही थी। पर लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें स्वदेशी अपनाना है। तो एक मतलब सब बोलने लगे कि बाहर विदेश की तो बहुत चीजें आती है। हाँ मैं मानती हूँ आती है, कितने कपड़े भी है जो हम बाहर विदेश के पहनते हैं ज्यादातर,
पर लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों से स्टार्टिंग करूंगी ना, तो तभी मैं सब चीज को छोड़ पाऊंगी। अब मैंने आज टिकटॉक छोड़ा है, कल को कुछ और चीज छोड़ूंगी, और अपने देश की जो चीजें हैं उनको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे देश की चीजें ज्यादा अच्छी होती है। जो हम मानते हैं कि बाहरी देश का सामान ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे हमारे देश का जो पैसा है वो इतना बाहर जाता है, ऐसा होना चाहिए कि हम खुद ऐप बनाएं या फिर खुद ऐसे हमारे प्रोडक्ट हो, कपड़े हो, कि बाहर विदेश में हमारा सामान जाए और बाहर विदेश से पैसा आए। और हमारा उल्टा ही हो रहा है, हमारा सारा पैसा बाहर विदेश में जा रहा है, और वो किस चीज पे? फिजूल के टिकटॉक पे। और ये तो सिर्फ टिकटॉक ही, जिसको हम जानने पता नहीं कितना पैसा बाहर विदेश में जाता है। तो मैंने मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का मतलब उनकी बात मानी, और सबको भी यही सलाह दी कि हम भी टिकटॉक जैसी ये बीमारी डिलीट करें, और भी स्वदेशी अपनाएं, और सारी चीजें हम अपने जो हमारे देश में बनती है, चाहे कपड़े से लेकर कुछ भी, सब अपने देश का यूज करें, तो हमारे देश को ज्यादा बेनिफिट होएगा। टिकटॉक है, हेलो है, ये सब चाइनीज ऐप है। अच्छा मुझे जी बताओ जी कि जी। ढेर सारे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कितने घंटे वर्कआउट करते हो? मैं सच बताऊं तो मैं जितनी भी मतलब कैंप में प्रैक्टिस होती है पहले वो करती हूँ। फिर बाद में हम्म। जो मेरे व्लादिमीर कोच है और जो मेरे विक्रम कुमार कोच है वो मेरा शेड्यूल बनाते हैं कि हम्म। तो फिर वो प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद अगर मेरा मन है तो मैं प्रैक्टिस मतलब और कंटिन्यू करती हूँ, वरना नहीं। सुबह के टाइम 3 से 3.5 घंटे, और शाम को 4 से 4.5 घंटे। सुबह भी इतनी हो जाती है और शाम को भी। तो प्रैक्टिस में तो मेरा कोई भी कमी नहीं है। जब सब भी यानी खत्म कुल हो जाती है ना, यानी उसके बाद भी यानी मैं कु, अपनी प्रैक्टिस यानी कंटिन्यू रखती हूँ। कुल मिला के आप 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करते हो हर रोज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं अभी और भी बताओगे। ज्यादा करती थी, मैं और भी ज्यादा करती थी, पर लेकिन जो मेरे व्लादिमीर कोच है वो मतलब सर मुझे बोलते हैं कि मतलब इतनी लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, तो कुछ छोटी कर लो पर लेकिन अच्छी कर लो। पर मैं सारी अच्छी करती थी, पर लेकिन वो फिर भी बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे सुबह बहुत है, 3 से 4 घंटे शाम बहुत है, इसलिए मैं अब इतनी ही करती हूँ। अच्छा आप दूध कितना पीते हो? मैं मतलब क्या बोलते हैं, सारी डाइट बताते नहीं है वैसे, पर लेकिन फिर भी बताती हूँ। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे मैं सब। हाँ ठीक है। मैं सुबह मतलब आधा केजी 1 केजी मतलब दूध पी लेती हूँ। पहले बहुत पीती थी, 2 किलो। मतलब मेरे पापा तो जैसे पानी पीते हैं ना, ऐसे दूध पिलाते थे। दिन में 3 से 4 किलो दूध मुझे पिलाते थे। पर लेकिन अभी वही मतलब कि प्रोटीन वोटीन स्टार्ट हो चुके हैं ये सब, तो मैं थोड़ा कम ही पी रही थी। पर लेकिन मेरी नेचुरल डाइट ज्यादा है। अब जैसे गर्मी चल रही है तो मैं मतलब एक बड़ा गिलास होता है, मैं उसका लस्सी का पीती हूँ। सुबह के टाइम बादाम पानी हुए, फिर 10-11 बजे अपना दूध पी लिया, फिर दोपहर के टाइम लस्सी पी ली। तो मेरी डाइट तो ठीक ठाक ही है। और दूसरा दूध मैंने मतलब एक दिन का मेरा 1-1.5 किलो ही है। अच्छा घी घी खाते हो? हाँ जी, घी के बिना तो पहलवान ही नहीं है। अच्छा तो दिव्या अभी आपने ढेर सारी चीजें बताई, अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगा, उसमें सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर करना है, ठीक है? ज्यादा नहीं बोलना है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फास्ट फास्ट, ज्यादा सोचना नहीं है, वो आंसर करने हैं। अच्छा मुझे बताओ कि आपकी जिंदगी में आपको आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे आपकी पापा। प्रेरणा? अच्छा आपके पापा, वेरी गुड। तो आपकी जिंदगी में आपका फेवरेट कोच कौन है? मेरे विक्रम कुमार सर। ओके विक्रम कुमार सर। अच्छा आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है? फिल्म स्टार गोविंदा। अच्छा गोविंदा। और आपकी फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस कौन है? एक्टर्स हेमा मालिनी। अच्छा मान लें, अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो आप किसको चाहें कि आपका रोल करे? फिल्म बन जाए, रोल कोई भी कर ले। मतलब किस एक्ट्रेस को चाहेंगे? मतलब वो तो डिपेंड करता है, पर लेकिन मेरा ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरी फिल्म यही बनाए। पर लेकिन हाँ, मुझे गोविंदा और ये सनी देओल ये बहुत पसंद है। ये मेरे भाई की, ये मेरे पापा के रूप में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके आपके रोल में कोई आए मेन? मेरे रोल में मेरे रोल में मुझे मुझे नहीं पता, कोई भी आ जाए बस मेरे ऊपर। जो भी जब भी बनेगी तो तब सोचेंगे। पर लेकिन जिस टाइम पे बनेगी ना, मतलब चाहे कोई भी बनाए, पर लेकिन जब मेरे ऊपर अगर भगवान ने चाहिए फिल्म बनी, तो कोई भी बनाएगा ना तो उसमें मैं ही नजर आऊंगी। जैसे मेरी स्टोरी है मतलब अभी तो आपने पूरी तरह से जानी नहीं है, पर लेकिन जिस टाइम पे फिल्म बनेगी ना, आप सोच नहीं सकते कि
क्या जबरदस्त निकल के आएगा मामला। हम वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस लॉकडाउन के बाद फिर हम आपकी स्टोरी जानेंगे, टीवी टीवी चैनल पे जब बड़ा शो करेंगे ना उस पे जानेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है इंडिया में? फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन सुशील कुमार जी है। अच्छा, और बाहर वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड जॉर्डन। जॉर्डन, जो 74 kg वाला। 74 kg में, हाँ जी। वो बहुत एंटरटेनिंग है, मैं भी उसको पसंद करता हूँ, उसका मैच आता तो। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा फेवरेट खाना सभी है, मैं वैसे ज्यादातर सभी खाती हूँ, पर लेकिन फिर भी मुझे साग बहुत पसंद है गाँव का। अच्छा, गांव का साग पसंद है। अच्छा, हाँ जी। मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठे में मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है मेरी मम्मी के हाथ की। अच्छा, खीर पसंद है। आपको अगर छुट्टी होती है तो आपको छुट्टी में इंडिया में कहाँ जाना पसंद है? अपने गाँव में। अच्छा, आपके गांव में। वाह। हाँ जी। और अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले छुट्टी के दौरान तो कहाँ जाना पसंद है आपको? मैं अपनी पूरी फैमिली को ना पेरिस या ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊंगी अगर कभी मुझे ऐसा मौका मिला तो। पेरिस या ऑस्ट्रेलिया? हाँ जी। अच्छा, एक आपका ड्रीम बताओ कि आपका ड्रीम ये है, कि मतलब आपका ये ड्रीम है। मेरा ड्रीम यही है कि मैं अपने देश के लिए ओलंपिक से पहले तो मेडल लेके आऊं, और फिर बाद में मैं मतलब जो हमारे गांव की मतलब लड़कियां हैं या फिर जो नॉर्मल लाइफ की मतलब जो और गांव के हुए या फिर जो छोटे छोटे स्टेट की लड़कियां हैं, मैं उनके लिए कोई सेंटर बनाऊं जिससे वो पहलवानी करे। क्योंकि आज भी हमारे गांव में, अभी मैंने बात करी थी कि मैं गांव में आके प्रैक्टिस करूंगी, तो गांव में कोई सेंटर नहीं है, मैट का कोई सेंटर नहीं है, मिट्टी का नहीं है अभी तक। तो जो गांव में जो लड़कियां करना चाहती है उनके लिए नहीं है, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं तो, मेरे मम्मी पापा तो मुझे निकाल के दिल्ली में ले आए, पर लेकिन जिनका इतना अच्छा वो तो नहीं है कि वो दिल्ली से बाहर आ जाए, तो उसके लिए मैं छोटे छोटे गांव में सेंटर बनवाना चाहती हूँ रेसलिंग के। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब ढेर सारी लड़कियां हैं जो छोटे छोटे जो जो गांव में स्पोर्ट्समैन हैं, वो आपको जी देख रहे हैं और ढेर सारे जी। क्वेश्चन भेजे। अगर उनको आपकी तरह एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, रेसलर बनना है, तो उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने पहले अपने मन में ठाननी चाहिए कि हमें करके दिखाना है, और गेम कोई भी हो, बस हमें एक बार ठानने की जरूरत है, उसके बाद में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें रोक सके। और मतलब माता पिता को हमारे ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि अगर वो पूछ रहे कि आपने ऐसा बनना है तो क्या करना है, सबसे पहले अपने माता पिता को विश्वास दिलाना है कि हाँ, अगर हमारे मम्मी पापा को विश्वास है हम पे कि हाँ मैं कुछ कर सकती है, तो और हमें भी ठानना पड़ेगा। और जैसे कि आपको तो मेरी स्टोरी सब कुछ पता ही है, जिस टाइम पे मैं पहलवानी करती थी ना, मेरा ग्लूकोज का भी जुगाड़ नहीं था कि मैं 25 रुपए का ग्लूकोज ले लूं, तो मैं उस सिंपल पानी को ही ग्लूकोज समझती थी, प्रोटीन समझती थी, उसी को पी के, और मेरे शरीर में, आप यकीन मानिए, मेरे शरीर में वो सिंपल पानी ही लगा है, क्योंकि मैंने वो जज्बे के उसमें लिया है, मैंने माना है कि ये ग्लूकोज है, ये प्रोटीन है, और यही मेरे शरीर में लगेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर है या गरीब है, बस हमारे मन में कुछ बनने की इच्छा होनी चाहिए, और बिल्कुल हमें ठानना चाहिए कि हमें कुछ करके दिखाना है। वाह। आपकी जिंदगी का सबसे खुश दिन? जिस दिन मैं पैदा हुई थी। और सबसे ऐसा कि भैया बहुत टफ हो गया तो फिर टफ दिन? टफ दिन वही कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन मैं ट्रेन में थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या लाइफ जी रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। टफ तो बहुत सारा है। जब मुझे बोला गया कि इसको पहलवानी मत कराओ, और मतलब कि लड़कों का गेम है ऐसे करके, जब मेरे पैर में चोट लगी तो मतलब न्यूज आ रही थी, मतलब जब मैं थोड़ी ठीक पहलवान हो गई थी, कि ऐसे ऐसे चोट लगी है और अभी मतलब काफी टफ है बैक करना। और तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच्ची में, क्योंकि सब बोलते थे एक दिन की पहलवानी में अगर पीछे हो जाते हैं, एक दिन की पहलवानी करेंगे तो एक हफ्ते पीछे हो जाएंगे, ऐसा कुछ था। और उस टाइम पे मैं इतनी पीछे हो गई थी, और सिचुएशन ऐसी ऐसी आती थी कि मतलब सारा पैसा मेरे ऊपर लग रहा था। तो मेरी मम्मी ने एक बार बोला, या फिर मतलब मम्मी को भी सब बोलते थे कि जितना पैसा इस पे लगा रहे हो अपने बच्चों पे लगा लो, या फिर अच्छा खा पी लो, इसके ऊपर इतना क्यों लगा रहे हो। तो उस टाइम पे मेरी मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसे सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से सुनना पड़ता है। कितने मोमेंट ऐसे है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान भी हुई हूँ, और उन्हीं मोमेंटों ने मुझे मजबूत बनाया है। क्योंकि खुशी होती है, और मुझे वो इसलिए याद है, मुझे अपने इतने मेडल ध्यान नहीं है जहां जहां मैं जीती हूँ, मुझे इतना कुछ भी ध्यान नहीं है, मुझे अपने संघर्ष के दिन याद है, क्योंकि वो संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं। खुशी कितनी देर की होती है, हसरत एक दिन की, 2 दिन की खुशी, ज्यादा टाइम की नहीं होती, पर लेकिन जो वो संघर्ष से निकल कर आए हैं
और सबसे ज्यादा संघर्ष में मेरा किसने साथ दिया, मेरे मेरे मन ने, मेरी आत्मा ने, कि हाँ इसमें मजबूत बन के मुझे खड़ा रहना है। तो वो अंदर से निकल के आया सिर्फ मेरे किसकी वजह से, मेरे मम्मी पापा की वजह से। जो कि मैंने आपको बताया कि माँ बाप की सपोर्ट होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी चोट भी लगती है, कभी हारते भी है, कभी जीतते भी है, कभी कोई कुछ बोलता भी है। और मैं तो यूपी गांव से निकली हुई हूँ, मतलब कुश्ती गेम में हमारे कैंपों में ज्यादा यूपी की लड़कियां भी रहती थी, मैं रहती थी, पर लेकिन सबके बीच में खड़े रहना, चाहे कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, पर लेकिन उनके बीच में रहना और हर एक मोमेंट को देखना, तो मेरे लिए काफी टफ था। दंगलों में जाके मेरे पापा को ये बोलते थे कि पैसों के लिए अपनी लड़की को लड़वा रहा है, और अगर पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। मेरे पापा को इतनी कुछ सुनना, तो इतनी चीजें है कि जिसको मैं कभी नहीं बोल सकती। सिर्फ अपनी खुशी के दिन में बहुत कम याद रखती हूँ, अपने जो जिस चीज से मैं निकल के आई हूँ वो मैं हमेशा याद रखती हूँ। क्या आप अभी अपनी जिंदगी से खुश हैं? हाँ जी, मैं अपनी जिंदगी से काफी खुश हूँ, पर लेकिन हाँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ अभी। संतुष्ट नहीं है? तो हाँ जी, अभी अभी जो ढेर सारी कंपनियां हैं जो खिलाड़ी को स्पॉन्सर करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मुझे ओजीक्यू कंपनी ने स्पॉन्सर किया, तब से मेरे घर के हालात थोड़े ठीक हुए हैं। मतलब ओजीक्यू का आप ये सारा मान लो, अगर मतलब 60% मेरे माता पिता ने मुझे कुश्ती में लाके मेरे लिए करा, उससे 40% ओजीक्यू ने मेरे लिए किया है। क्योंकि मतलब प्रोटीन तो आप भूल ही जाओ, 2017 में मेरा पहली बार प्रोटीन मुझे ओजीक्यू ने पूछवाया था कि हाँ ये प्रोटीन होता है। और 2017 में दुनिया काफी आगे पहुंच गई थी, जहां मैं सिर्फ घी दूध में जी रही थी। और भी कितनी सारी चीजें, सबके पास अच्छे कपड़े होते थे, सब किसी के पास अच्छे इक्विपमेंट होते थे, रस्सी अच्छी होती थी, प्रैक्टिस करने के सामान अच्छे होते थे, और मेरे पास नॉर्मल मतलब यही सब, मैं 100 रुपए की टी शर्ट पहन रही हूँ, या फिर मेरे पास डंबल अच्छे नहीं है, जर लग रहे हैं पुराने। मेरे पापा अगर मुझे कभी घर पे प्रैक्टिस करनी हो तो मेरे पापा पुराने जिम में से मांग के लाते थे, फिर 2 दिन बाद उन्हें दे के आना है। थारा बैंड नहीं था मेरे पास 2017 में, मुझे पहली बार मैंने रेसलिंग जिसे करते थारा बैंड करते, वो मेरे पास 2017 में पहली बार आया। तो वो सिर्फ कंपनी की वजह से, जो कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है उसके कारण हम काफी ऊपर निकल के आते हैं, क्योंकि घर का सपोर्ट इतना नहीं होता, और कंपनी जब हमें सपोर्ट करती है तो हमारे परफॉर्मेंस को चोरी निकल कर आती है। अच्छा, सरकार से आप खुश हैं? जी सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी, सरकार से मैं मतलब खुश हूँ। अभी जो ये प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा कि जो हमारे किरण रिजिजू जी मतलब स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, तो ये मतलब अभी से इतना अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मैं लखनऊ में थी, तो वो मतलब प्रैक्टिस देखने आए थे, सुख सुविधा देखने आए थे, उन्होंने प्रैक्टिस हमारी सिर्फ 5 मिनट की देखी, पर लेकिन हमारी खाना डाइट किधर बन रही है, हमारा जिम कैसा है। और आप सच में मतलब वो ऐसे इंसान है, मैं एक बार में समझ गई थी, क्योंकि जब हमने उनको ये अपनी दिक्कत बताई कि हमारा सोनाबाद अच्छा नहीं है, तो उन्होंने 2 दिन के अंदर वहां के जो जिनको सब कुछ सौंप रखा था उनको निकाला, और हमारा नया ऐसा सोनाबाद बनवाया है जैसा विदेश में बन रहा है। और वाह! एक बार वो बेंगलोर में एक जेएसडब्ल्यू का सेंटर है, मतलब मैंने तो सिर्फ फोटो देखी थी कि वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस देखने गए थे। तो मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी काफी खुश हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे लिए। और इस टाइम पे ओलंपिक आ रहा है, वो काफी सुख सुविधा दे रहे हैं, और मैं साई से भी स्पॉन्सर हूँ, तो साई भी काफी हेल्प कर रहा है, मतलब फाइनेंशियली भी, और वैसे भी अगर मुझे कुछ सामान चाहिए तो उससे वो काफी हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है। और दूसरा कि जो ये रूल बन रहे हैं, खेलो इंडिया आया है, इतनी सारी स्कीमें बनी है कि जो अब अंडर 12 ये 14 ये चल रहे हैं, तो इससे हमारे टाइम में नहीं थे जब तो मैं मतलब थी मैं छोटी, पर लेकिन बड़ों में लड़ती थी, पर लेकिन अब इतना अच्छा चल रहा है, अंडर 14 आ चुके हैं, और बच्चों का स्पॉन्सर कर रहे हैं खेलो इंडिया से ही, तो काफी अच्छा चल रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे इंडिया के बच्चे काफी तरक्की करेंगे। चलो, हम भी इनसे बात करेंगे, जो स्पॉन्सर हैं, बात करेंगे कि दिव्या को और अच्छी तरीके से उनका टेक केयर करें कि ओलंपिक में आए, ओलंपिक में मेडल जीते और ढेर सारे आप देश का नाम रोशन करते रहें। तो दिव्या, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपकी स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है, जो भी सुनेगा, जो भी एस्पायरिंग रेसलर हैं, एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, सब बहुत मोटिवेट होंगे। एक लाइन मुझे बताओ कि जब आप इंजरी में हो, जब नॉर्मली हो, जब आप बिल्कुल डाउन हो गए, तो वापसी कैसे करना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वापसी सब। मैं मतलब उस टाइम पे
पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस पे सिर्फ ऐसी चीजें आती है। मैं मोटिवेशन वीडियो देखना शुरू कर देती हूँ। संदीप महेश्वरी मेरे फेवरेट है, तो मैं उनकी बहुत ज्यादा स्टोरी देखती हूँ। और दूसरा फिर ये भी सोचती हूँ, चलो ठीक है आज मेरे चोट लगी है, और मतलब और कभी भी अगर सुबह है तो रात भी आएगी, और रात है तो सुबह भी होगी। कभी भी एक दिन एक जैसा दिन नहीं होता। और मेरे पिता ही इतने मोटिवेट करते हैं मुझे, मतलब वो मेरे लिए एक आइडल है। मतलब चाहे खुशी हो ना मुझे ज्यादा खुश होने देते, दुख हो ना ज्यादा मुझे ज्यादा परेशानी में रहने देते। और सबसे बड़ी बात कि मेरा भाई देव, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं नहीं मानती किसी के भाई इतना सपोर्ट कर सकते हैं पर लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ ही मेरे ऊपर लगा दी, अपनी रेसलिंग, अपना करियर, अपनी पढ़ाई। उन्होंने 10वीं के बाद मतलब मेरे लिए अपना स्कूल छोड़ दिया था। तो सभी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि आज के टाइम में मेहनत सब कर रहे हैं, कोई मेहनत में पीछे नहीं है। पर लेकिन जो त्याग मतलब भगवान में देखते हैं, जो त्याग मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने किया है, सबकी सुनना। मेरे भाई को ये बोलते थे कि ये तो दूसरे घर चली जाएगी, तेरा तेरा क्या होगा, तेरा नाम क्या होगा कल को, मतलब तू इससे पैसे मांगेगा, ऐसे करके भड़काते थे। पर लेकिन मेरे भाई ने किसी की कुछ नहीं सुनी और मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे यहाँ तक लेके चला। वाह, सब बहनों को ऐसा भाई मिले, उनको इतनी जी मेहनत करे, उनको सारी चीज करे। तो दिव्या, अभी तो हमने आपकी जिंदगी थोड़ी सी जानी है, लॉकडाउन के बाद शो में ज्यादा जानेंगे। थैंक यू सो मच, और आपको ढेर सारी और शुभकामनाएं मैं कि आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और सबके बीच में मुझे दिखाया। मुझे काफी अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। सेम एयर दिव्या गुड़िया, मैं चाहता हूं कि आप ओलंपिक मेडल जीतें और फिर मैं पर्सनली आपके पास आऊं सारे उसका करने। गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखो आप, ढेर सारे मैं अपना बच्चों के लिए आप। मैं अपना हम्म, लास्ट मैसेज जो देना चाहती हूँ, मैं जी। अपना लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ कि हम्म, लड़कियों के लिए भी है जो मेरे जूनियर्स हैं, उनके लिए भी है, लड़कों के लिए भी जो मेरे जूनियर्स हैं। सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अगर हमें ये जीवन मिला है तो हमें इसे व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। और हमें मतलब हम ये नहीं कि मैं रेसलिंग ही चुने, कोई ना कोई गेम या फिर पढ़ाई, कुछ ना कुछ हम ऐसा चुने कि हाँ कि इस दुनिया में हम आए हैं। और अगर कभी हम अपनी जर्नी को याद करें तो हम सोचे कि हम अपने लाइफ में ये अचीव किया है। ये ना हो आज हम पैदा हुए हैं, कुछ साल बाद हमारी मृत्यु हो रही है तो हमारे पड़ोस में ही पता नहीं चल रहा, या फिर दो चार गली छोड़ के पता नहीं चल रहा कि किसकी मृत्यु हुई थी। अपनी ऐसा इतिहास बनाओ कि अगर हम मर भी जाए ना, तो जब तक ये दुनिया चल रही है, जब तक हमारा नाम रहे। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस दुनिया में आए और हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली रहेंगे अगर हम अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का नाम रोशन कर सके। क्योंकि आजकल की जनरेशन ठीक है चल रहे हैं, कितने ही बच्चे गलत जिनको गाइडेंस मिलती है तो वो भटक जाते हैं। उनको बोलना चाहूंगी कि माँ बाप हमारे पीछे बहुत पैसा लगाते हैं, मतलब कभी किसी से मांग रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। तो आप अपने माँ बाप का पैसा, उनका टाइम बर्बाद ना जाने दे और उनको विश्वास दिलाए कि हम कुछ कर सकते हैं। पर लेकिन अपना जीवन व्यर्थ ना जाने दे, अपने जीवन में जरूर जरूर कुछ ना कुछ जरूर करे। थैंक यू। जी ना, नाम और पहचान भले ही छोटा हो मगर अपना होना चाहिए। वाकई पर आपने लेकिन अपना होना चाहिए। हाँ जी। आपने बहुत अच्छा बताया दिव्या, थैंक यू सो मच, हमें इतना मोटिवेट किया। मैं काफी जगह जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, मगर आज मैं आपकी बात सुन के खुद मोटिवेट हो रहा हूँ कि आप में कितना जुनून है, कितना जज्बा है। मालिक ही आपका जुनून जज्बा बनाए रखे और आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। अब आपके साथ 130 करोड़ पूरे हिंदुस्तानियों की दुआ है और आप जाएं और मेडल जीते। गॉड ब्लेस यू। और आपको जिंदगी में कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो बाकी का पता नहीं, आप मुझे जरूर फोन करें। गॉड जी ब्लेस यू। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू गुड़िया। थैंक यू।